आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन का मतलब होता है कथन, यानी किसी भी कथन को हम दो प्रकार से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन NARRATION। नरेशन का मतलब होता है कथन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो किसी की कही हुई बात को आप दो प्रकार से कह सकते हैं, मतलब व्यक्त कर सकते हैं। कही हुई बात को माने हूबहू व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब जिसने जैसा कहा वैसा ही कह देना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। तो पहला आपको ध्यान में रखना है, कही हुई बात को वैसा का वैसा ही कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। किसी की बात को या कही हुई बात को वैसा का वैसा ही कह देना, यानी हूबहू वैसा ही कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आता है, और उन बदलावों को जब हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट में तो वह बात इनडायरेक्ट हो जाती है। मतलब कही हुई बात के भावों को अपने शब्दों में कहना, माने किसी ने जो कहा है उसको बोलने वाला अपने शब्दों में बोलेगा। जैसे आपने मान लीजिए कुछ कहा और उसको यदि मैं अपने शब्दों में बोलूँगा तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी जैसी बात किसी ने बोली है उसी के ही शब्दों में बोल देना। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब जिसने बोला है उसकी बात को अपने माध्यम से बोलना, माने अपने भावों के द्वारा प्रकट करना। तो इसमें आप याद रखिए कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना, उसे डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं, मतलब कही हुई बात के भावों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब नरेशन को स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब कथन या वर्णन होता है। नरेशन को आप स्पीच भी बोल सकते हैं। स्पीच दोनों का मतलब कथन या वर्णन होता है, कथन या वर्णन होता है, कथन या वर्णन। तो इस तरीके से पहले आप यह समझिए कि जो हम कथन कहते हैं तो दो प्रकार से कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इन कथनों को कैसे लिखते हैं इनके बारे में समझते हैं। तो जो वक्ता है, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, कोई वक्ता है जिसने जैसा कहा है उसको हूबहू उसी के ही शब्दों में लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी डायरेक्ट नरेशन। ये मैंने आपको बताया। तो वक्ता के हूबहू शब्दों को लिखना डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इनको लिखते कैसे हैं यह समझना है। तो डायरेक्ट स्पीच को हम उल्टे कामा यानी इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो
यह आप समझिए कि जो डायरेक्ट है उस डायरेक्ट स्पीच है, हम उसको इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करके लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे उदाहरण से समझेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच को उल्टे उल्टे कामा मतलब इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड कॉमास ये इस तरीके से होंगे, ऐसे और ऐसे। तो डायरेक्ट स्पीच को उल्टे कामा यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, के अंदर लिखते हैं। अब इनडायरेक्ट जब करते हैं, इसको आप अच्छे से देखिए, मैं बोल भी रहा हूँ तो थोड़ा जो मोबाइल है इधर से उधर घूम जाता है। तो जब इसको आप देखिए अच्छे से, मेरी बात को भी आप सुनिएगा, समझिएगा। मैं लिख कम रहा हूँ, आपको समझा ज़्यादा रहा हूँ। और सेकंड, जब आप इसमें परिवर्तन करते हैं यानी इनडायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, तो जब इन्वर्टेड कामास हटा देंगे और इसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे तो उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। और इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, मतलब किसी के कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण नहीं लिखा, यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। एग्ज़ाम्पल पहले मैं आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए ही सैड, फिर ये आपने अल्प विराम लगा दिया, ये इसके बाद ये आपने उल्टे कॉमा लगा दिए और इसके अंदर आपने लिख दिया आई हैव लॉस्ट, ये थोड़ा दूर में लगाता हूँ, आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये माई बुक, और यहाँ पर ऐसे ये पंक्चुएट आप करेंगे तो ये डबल कोटेशन साइन के अंदर ही रहेगा। तो ये है आपका, देखिए डबल कोटेशन मतलब उसने कहा कि मैंने अपनी किताब खो दी है, माने जिसने भी कहा उसी के शब्द हैं। उसने अपने आप को मैं कहा तो यह कहने वाले का हुबहू कथन है, जैसा उसने कहा वैसा लिखा है। अब इसमें हम चेंजेस करते हैं, तो जो चेंजेस करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इनमें कैसे चेंजेस करते हैं। अभी के लिए हम यह केवल आपको करके बता देंगे कि आप इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही सैड, फिर होगा दैट, ये कनेक्टिव है, और फिर इसके बाद हो जाएगा ही हैड, ही यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ ही हैड लॉस्ट हिज बुक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है उसने कहा मैंने अपनी किताब खो दी है, लेकिन यहाँ पर यदि आप अर्थ लगाएं तो है उसने कहा कि उसने अपनी किताब खो दी थी, टेंस भी बदल गया। और यहाँ पर जिसने खोई है किताब तो उसका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके कथन को जब मैंने बताया तो यहाँ पर परिवर्तित हुआ। तो देखिए शब्दों के जाल में आप मत पढ़िए, पहले आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट, डबल कोटेशन साइन के अंदर ये ऐसे लिखा है, इस तरीके से है तो इसको आप बोलेंगे डायरेक्ट।
और जब इसमें डबल कोटेशन साइन इन्वर्टेड कॉमास जब हट जाते हैं, ये बीच में कनेक्टिव जुड़ जाता है और ये कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, तो आपका यह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो किसी भी बात को यदि हूबहू आप प्रकट करते हैं तो डायरेक्ट नरेशन, और कही हुई बात के भावों में जो परिवर्तन कर देते हैं और उसे अपने भावों में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से डायरेक्ट नरेशन में आना है, तो चूँकि डायरेक्ट को ही तो बदलना है तो डायरेक्ट नरेशन को समझिए। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, जो उल्टे कामा के बाहर रहता है। उल्टे कामा, तो जो भाग, चूँकि दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दो भाग होते हैं यहाँ पर, आप देखिए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो ये उल्टे कामा के बाहर वाला भाग और यह उल्टे कामा के अंदर वाला भाग। तो जो भाग उल्टे कॉमास के बाहर होता है, बाहर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये आपको ध्यान में रखना है, बदलते समय इन्हीं को ध्यान में रखना है। जो भाग उल्टे कॉमास के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब सेकंड है जो भाग, पहले इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग कथन में जो मेन वर्ब यूज़ की जाती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो क्रिया यूज़ होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में जो क्रिया यूज़ की जाती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। माने रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पूरा जो ये कथन है ये वाला, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और यह जो मेन वर्ब है इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब सेकंड पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो जो भाग, उल्टे कामा का मतलब होता है इन्वर्टेड कामा, ये ध्यान में रखिएगा। उल्टे कामा का मतलब होता है इस तरीके से, ये उल्टे कामा, उल्टे कामा के बाहर जो भाग उल्टे कामा, उल्टे कामा यानी इन्वर्टेड कामा, उल्टे कामा के अंदर है उसे, अंदर होता है लिख सकते हैं यहाँ पर, अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो मेन वर्ब इसमें यूज़ की जाती है उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो इस कथन को आप रिपोर्टेड स्पीच और इस कथन को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। यह कहा हुआ है इसलिए इसको रिपोर्टेड, और यह बता रहा है इसलिए यह कंटिन्यूअस में है, रिपोर्टिंग में है। ये कंटिन्यूअस में नहीं है, मतलब इस भाग को आप रिपोर्टिंग बोलेंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है। तो जो भाग उल्टे कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इसके अंदर जो मेन वर्ब यूज़ की जाती है, इस कथन में जो मेन वर्ब यूज़ की जाती है उसे रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अब आ जाते हैं फिर से एक बार एग्ज़ाम्पल में। जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया, ही सैड, ये आपने अल्प विराम लगा दिया, ये उल्टे कामा से शुरू हुआ, फिर लिखा है आई हैव, यह डायरेक्ट वक्ता बोल रहा है, माने जो भी वक्ता है, वक्ता की बात है, ये वक्ता की बात है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये वक्ता की बात है। आई हैव, जिसका पर्स खो गया, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, या कुछ भी आप लिख दीजिए, बुक। यहाँ पर पंक्चुएट कर देंगे, यानी इसमें यहाँ विराम चिन्ह का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद डबल कोटेशन इससे क्लोज कर देंगे उल्टे इन्वर्टेड कामा से। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, स्पीच। और जो ये मेन वर्ब है इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा जो कथन है, यानी डबल कोटेशन, यानी उल्टे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो मेन वर्ब यूज़ हुई है इसको बोलेंगे, ये पूरा आप समझिए, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये सहायक क्रिया है, ये मेन वर्ब है, तो रिपोर्टेड वर्ब। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आई हैव लॉस्ट माई बुक, ये उल्टे कामा के भीतर है, अतः इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और इसमें प्रयोग हुई हैव लॉस्ट, हैव और लॉस्ट दोनों को मिला देंगे, तो इसको आप बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये दोनों, चूँकि ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब, और इसमें सहायक क्रिया नहीं है, इसमें केवल मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को ही आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और इसमें ये सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला के बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पर ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों को मिला के आप बोल देंगे रिपोर्टेड वर्ब। मतलब हिस्सों की पहचान ज़रूरी है। अब आप हिस्सा समझ गए हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, जब तक आप हिस्सा नहीं समझेंगे तब तक आपको बदलना नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं आपको लिखाता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ। तो चूँकि सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। इसमें यह मेन वर्ब चेंज होती है, यह बीच में कनेक्टिव लगता है, माने इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों अलग अलग कथन हैं तो संयोजक लगता है। और ये जो पर्सन होते हैं ये चेंज होते हैं। तो मैं आपको पहले पर्सन लिखाता हूँ कि जो इसमें पर्सन है, ये आप कुछ छोटी चीज़ें आप लिख लीजिए। पहला बदलाव पर्सन में होता है। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, मेरे वीडियोस को आप देखिए, उनमें पर्सन बताया गया है, पर इसके लिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई और वी। तो पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला परिवर्तन पर्सन। तो परिवर्तन आपको पहले रिपोर्टेड का मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद क्रम से बताऊँगा। चूँकि पर्सन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है।
तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी, और आई वी के सभी केस का चार्ट मैं आपको बना के इसी में दे दूंगा। इसी वीडियो में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा पाना मुश्किल तो नहीं है, पर ज़्यादा कठिन लग रहा है, क्योंकि बोलना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में, और आपको समझने में भी आसानी रहेगी जितना मैं पार्ट वाइज आपको समझाऊंगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो आई और वी, तो यहाँ पर आई के जितने भी आप केस हैं, माई, माइन, मी, ये सभी फर्स्ट पर्सन हैं, ये केस हैं, आई के केस हैं। वी का यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है, दोनों पजेसिव हैं, लेकिन इनको अलग करके वोकेटिव इसको आप बोल सकते हैं, माइन को वोकेटिव ही है। वी का हो जाएगा अस ऑब्जेक्ट, इसका पजेसिव आवर, और ये आवर्स। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको मिले या ये मिले कहाँ पर, रिपोर्टेड में मिले, तो इनको आपको रिपोर्टिंग के कर्ता के अनुसार बदलना है। तो पहला रूल यहीं से आप, चूँकि मैं अब ज़्यादा इसको लेंथी भी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके पर्सन चेंज होना है, इनके पर्सन नहीं चेंज होना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में खाली ये चेंज होता है, मैं आगे लिखवाऊँगा। अभी मैं पर्सन चेंजिंग बता रहा हूँ कि कैसे होती है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो रिपोर्टेड में चेंज होना है। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी और उसके सभी केस आते हैं, तो आपको ये रिपोर्टेड में देखना है। आपको ये पर्सन जो देखना है किस में देखना है, रिपोर्टेड में, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजेस या परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में चेंजेस, तो फर्स्ट पर्सन में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे बदलना है रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच के, यदि यहाँ पर लगाता हूँ, है ना, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बदलना है। कर्ता यानी सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलना। तो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन यदि फर्स्ट पर्सन में हो, यहाँ पर आई वी और उनके केस इस तरीके से, तो उनको रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बदलना है। अभी मैं केवल आपको याद करने के लिए रूल्स बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग का, इसके अनुसार बदलेगा। कैसे बदलेगा ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा रूल है, यदि, यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक ढंग से लिख रहा हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच, बदलाव किस में हो रहा, पर्सन में पर्सन का मतलब होता है यही सब, जो भी सब्जेक्ट में बदलाव होता है, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में,
ये केसेस में जो परिवर्तन होते हैं इनको पर्सन में चेंज बोला जाता है, इन पर्सन में परिवर्तन। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो। अब सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? सेकेंड पर्सन में आप यू, आप या तुम, यानी यू, तो ये सेकेंड पर्सन है। अब यू के जितने भी केस बनेंगे, एक यू ऑब्जेक्ट, ये केसेस हैं। नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस, और ये योर्स, ये भी पजेसिव बोला जाता है, लेकिन इसको अलग से आप बोल सकते हो वोकेटिव केस। यू, योर, योर्स, तो ये आपको दिखेंगे, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आपको बदलना किससे है? रिपोर्टिंग में। तो कर्ता के अनुसार तो फर्स्ट पर्सन बदलता है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार। मैंने यहाँ कर्म इसमें नहीं लिया है, कर्म इस तरीके से रहेगा। ही सेड टू मी, यहाँ पर आप मी लगा दीजिए। ही सेड टू मी, तो जो मी है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। तो जो सेकेंड पर्सन में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के कर्मानुसार बदलता है, यानी कर्म के अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार बदलता है, अनुसार बदलता है। अब तीसरा रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो तो उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में हो तो उनमें परिवर्तन नहीं होता है। पर्सन वाला मेरा वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है। तो आपको मैं इसमें थर्ड पर्सन नहीं लिख रहा हूँ, आप मेरे उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने पर्सन के बारे में स्पेशली बताया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी जोड़ दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गई पर्सन की बात। अब पर्सन के बाद जो अगला बदलाव है उसमें आते हैं। पर्सन के बाद जो अगला बदलाव है वह टेंस का बदलाव है। तो मैं आपको थोड़े थोड़े करके बता रहा हूँ, तो इस तरीके से पहले आपको पूरा समझना है और इसके बाद आगे आपको बढ़ना है। आगे मैं आपको चार्ट बना के भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, या जो पर्सन है उनको आप प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो चार्ट बनाना मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हाउ टू चेंज जो पर्सन है उनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हाउ टू चेंज प्रोनाउन। तो एक तरफ जिसको चेंज करना है उसको आप लिख लेंगे, और जिसके माध्यम से चेंज करना है उसको लिख लेंगे।
तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए जिसको चेंज करना है, रिपोर्टेड को चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर आपने लिख लिया। रिपोर्टेड स्पीच में आप बदलाव करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करेंगे और यहाँ पर लिख लीजिए आप रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ पर लिखा है हाउ टू चेंज प्रोनाउन। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर्स, इस तरीके से। तो आप इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करेंगे। तो सब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करना है, जो सब्जेक्ट का पर्सन होगा, पर्सन में चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। ये हो गया ए। अब इसके बाद आ गया बी। तो बी में सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। तो यू में यू के सभी केस आप लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट, ये तो नॉमिनेटिव केस है, यू, योर, योर्स, YOURS है ये, योर्स। तो इसको आप किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करेंगे, ऑब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित करते हैं। अब जो थर्ड पर्सन है उसको सामान्यतः परिवर्तित ही नहीं करते हैं। तो जो सी नंबर का आप बनाएंगे, थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया है कि मेरा वीडियो देखिए क्या होता है। मैंने वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है। तो थर्ड पर्सन में यहाँ पर दोस्तों ये है, ये पूरा बी का है। तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नो लिख रहा हूँ, यानी कोई परिवर्तन नहीं। ये थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। तो ये पर्सन को ही आप प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पूरे परिवर्तन याद रखने पड़ेंगे। आप याद नहीं करेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसके बाद आपको वर्ब चेंज करना बताते हैं। अब यहाँ पर आती है वर्ब, यानी हाउ टू चेंज वर्ब इन पास्ट टेंस। तो देखिए, इधर आप बना लीजिए डायरेक्ट और इधर बना लीजिए इनडायरेक्ट। इसको वर्ब चेंज करना कह सकते हैं, या एक शब्द में आप समझे टेंस में परिवर्तन। जो टेंस होंगे उनमें परिवर्तन करना।
तो जब टेंस में परिवर्तन होता है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हाउ टू चेंज वर्ब्स। तो यदि डायरेक्ट आपका फर्स्ट फॉर्म में है तो आप इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। डायरेक्ट यदि आपका मेन वर्ब, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू चेंज वर्ब्स, VERBS, हाउ टू चेंज वर्ब्स। तो डायरेक्ट यदि फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब है या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी फर्स्ट फॉर्म में है तो आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है तो आप उसको चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में है तो उसको आप चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में यदि है तो आप उसको चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में। मैंने मेन वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, लेकिन फिर उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा हैड, और प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। इस तरीके से आपको चेंज करना है। ये हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट फॉर्म में होता है इज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो इज, एम, आर को आप जब यदि इधर फर्स्ट फॉर्म की मेन वर्ब है, ये इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आप चेंज करेंगे वाज या वर में, WERE, और फर्स्ट फॉर्म में डू और डज भी आते हैं, यानी डू और डज ये आपको दिखें तो आप इसको चेंज करेंगे डिड में। किस में चेंज करेंगे, डिड में चेंज करेंगे, और यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। यानी आपको डू डज दिखे तो डिड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर दिखे तो वॉज, वेयर। अब यदि आपको खाली मेन वर्ब दिखती है, यानी केवल मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको किस में चेंज करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यानी केवल मेन वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखती है तो उसको आप चेंज करेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये ध्यान रखना है। तो मैंने ये सरलता से बता दिया है। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। मैं दूसरे पेज में इसको बनाता हूँ, आप भी बना लीजिएगा। मैं इस तरीके से बनाए देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्ट, यहाँ लिखता हूँ इनडायरेक्ट, और फिर यहाँ लिखता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ लिखता हूँ इनडायरेक्ट। बात तो आपको इस तरीके से समझना है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट में यदि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इसमें मेन वर्ब किस फॉर्म में हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ सरलता से।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इज एम आर मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इज एम आर ये पहले फॉर्म कहलाते हैं, इज एम आर। तो जब इनको आप इनडायरेक्ट करेंगे तो वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से अब इज एम आर जो है ये किसके पार्ट हैं, बी के। तो आप डायरेक्ट में ऐसा दिखेगा तो इनडायरेक्ट में इसको इस तरीके से आपको चेंज करना है। इसके बाद आपको दिखेगा डू नॉट या डज नॉट, ये भी फर्स्ट फॉर्म में ही दिखेंगे। डू या डज ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आपको इसको चेंज करना है डिड में, या इनके साथ नॉट लगा रहे तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब में इस तरीके से। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेन वर्ब का फिर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसके साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और ये डू डज है, तो डू का सेकंड फॉर्म यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई। तो मैं अब आपको बताने से ज़्यादा यही समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से देखें डू और डज को। तो आपको दोनों को डिड में चेंज करना है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया इस तरीके से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब कोई भी मेन वर्ब आपको इस तरीके से दिखे, मेन वर्ब का फर्स्ट और मेन वर्ब का सेकंड मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि केवल आपको मेन वर्ब दिखे। जैसे आपको यहाँ पर दिखा गो, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फिर से लिख दिया। तो गो को आप किस में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में, इसको बोलेंगे वेंट। तो जो पहला फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट और सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट। तो इसी तरीके से ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, ये है प्रेजेंट में और ये है पास्ट में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यदि मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, डायरेक्ट में, ये ऊपर ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट है, सेकंड फॉर्म में है, तो आप मेन वर्ब को किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो मान लीजिए आपको इस तरीके से दिखा, डिड दिखा या आपको वेंट दिखा, तो आपको यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में सहायक क्रिया आपको यूज़ करनी पड़ेगी, हैड, और इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये ध्यान में रखना है। मतलब मेन वर्ब का यदि सेकंड फॉर्म है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब यदि आपको यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ कि किताबों में टेंस के रूप में लिखा रहता है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये चीज़ें हुई। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज करता हूँ कि यदि मान लीजिए यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर लगा है हैड, यहाँ पर मैं हैड लिखना, हैड प्लस HAD है, तो नो चेंज, यानी हैड ही रहेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, HAD है, यानी हैड है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यानी हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही बना रहेगा। माने आप इस तरीके से इसको रटे रहिए। अब फिर से यहाँ पर बना लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस बार मैं केवल दो ही बना रहा हूँ। अब आपको यदि इस तरीके से दिखे इज एम आर और इसके साथ मेन वर्ब में ING रहे, मैंने मेन वर्ब के पहले फॉर्म में ING रहे,
तो इज एम आर को आपको चेंज कर देना है वाज या वर में, और बाकी मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जैसे इज एम आर गोइंग हो तो इसमें वाज वर गोइंग रहेगा, इस तरीके से। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपको इधर इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब एच एस हैज़ और एच ए वी ई हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिख गया, तो आपको हैज़ और हैव दोनों की जगह हैड लगाना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस तरीके से आपको लगाना है। तो मेरे समझ से मैंने आपको जो चेंजेस थे वो बता दिए हैं। अब मान लीजिए कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हैज़ और हैव लगा है, मैं कुछ और बता रहा हूँ, कुछ और टेंसेस का हैज़ हैव और यहाँ लगा है बीन। हालांकि इतने से ही समझ में आ जाएगा, जहाँ हैज़ हैव रहे तो हैड लगा देना है, फिर भी हैज़ हैव बीन और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है आई एन जी। तो आपको यहाँ पर हैज और हैव दोनों की जगह हैड और फिर इसके बाद बीन और इसके बाद मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, मेन वर्ब में आपको आई एन जी ही लगाना है। हैज़ हैव प्लस बीन इस तरीके से आपको डायरेक्ट में दिखता है, तो हैज़ हैव कोई भी हो तो हैड लगाना है, बीन लगा रहेगा, इसमें भी है इसमें भी है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी तो इसमें भी रहेगा। अब मान लीजिए फिर से मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट और इन डायरेक्ट, मैंने लगभग सभी बता दिए आपको। सेकंड फॉर्म ये, और यहाँ पर मैं ऐसे सहायक क्रिया बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर लगा है वेंट, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी जी ओ एन ई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि सेकंड फॉर्म हो तो उसको बदलना है थर्ड फॉर्म में, यानी डिड हो या वेंट हो, वेंट यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप, और इवेंट हो तो गॉन, माने इस तरीके से मैंने आपको एक चिन्हित कर दिया है, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एग्जाम्पल के रूप में। अब यहाँ पर मैं राइटिंग पर विशेष ध्यान ना दे के आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो भी त्रुटियाँ आपको समझ में आए ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पर यदि मेरी बात को आप समझ पाएंगे मेरी इस वीडियो को, तो शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यदि आपको यहाँ पर मैंने बनाया, लिखा कि नहीं लिखा, यदि हैड वाला तो मैंने बना दिया। अब यदि आपको ऐसे मिले हैड प्लस बीन और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, तो आपको हैड प्लस बीन यानी कोई चेंजेस, मैं नो भी लिख सकता था लेकिन सबसे अच्छा कि ये रहेगा तो यही उतार देना है, मेन वर्ब और ये आई एन जी, ये इस तरीके से आपको बदलना है। और कुछ चीज़ें हैं, यदि केवल आपको हैज और हैव दिखे और मेन वर्ब आपको नहीं दिख रही है, तो आपको इसको किस में चेंज कर देना है, हैड में। तो दोस्तों मैंने आपको इस तरीके से यह पूरा बनवा दिया है, लिखवा दिया है ये चार्ट। इस चार्ट को अच्छे से समझिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, शायद उसमें आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो अगला चेंज है वह आ जाता है कनेक्टिव का। तो कनेक्टिव के लिए भी आपको कुछ रूल्स, अभी कुछ और शायद मैंने नहीं बताए। यहाँ पर आपको यदि शैल और विल
हालांकि सबसे ज़्यादा वुड चलता है, शैल और विल, लेकिन आप शुड भी लगा सकते हैं, वुड भी। तो यहाँ पर आप वुड का ज़्यादा प्रयोग करिएगा। शैल की जगह वुड भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड भी। शुड और वुड कुछ ये इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे। कैन है तो इसमें लगा देंगे आप कुड। में है तो आप इसमें लगा देंगे माइट। तो जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब इस तरीके से आती हैं, अब शैल और विल दोनों में आप वुड का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ये आप ना सोचिएगा कि शैल में शुड ही लगाना है और विल में वुड ही लगाना है। दोनों की जगह आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह इसका इनडायरेक्ट है, यह डायरेक्ट है। कैन का कुड, मे का माइट, यानी यह इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। चूँकि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, लेकिन यह आप इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह वर्तमान में बोला जाएगा, भविष्य में तो यह भूतकाल के लिए है। ये भी वर्तमान के लिए बोला जाएगा तो ये भूतकाल के लिए है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना समझ के पूरा तैयार करना है। अब इन सब में आप ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब में चेंजेस नहीं करना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगा, तो इसमें भी मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगा और माइट के साथ भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं कि आप मेन वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में चेंज कर दें। शैल विल को चेंज करेंगे तो इन दोनों में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ये बस चेंज होंगे, शैल का शुड, विल का वुड। लेकिन मेन वर्ब जो इसमें रहेगी फर्स्ट में, तो इसमें भी फर्स्ट रहेगी, ये ध्यान में रखना है। थर्ड में यदि हैज हैव इस तरीके से है तो हैड। यदि कोई थर्ड फॉर्म की मेन वर्ब है तब उसमें मेन वर्ब में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत लेंथी है, यदि बताने लग जाए कोई तो बहुत समय लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग ये परिवर्तन बता दिए हैं। अब इसके बाद आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है जो दो सेंटेंसेस जो डायरेक्ट के होते हैं, पहला जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग और जो दूसरा होता है उसको रिपोर्टेड। तो जो कनेक्टिव लगते हैं मैं अब आपको कनेक्टिव के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिव ध्यान में रखने हैं। तो कनेक्टिव के लिए आप लिख लीजिए हाउ टू ऐड कनेक्टिव्स, हाउ टू ऐड या हाउ टू यूज़ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स का मतलब होता है कि ये ऐसे इधर जो लिखा है रिपोर्टिंग है और इधर लिखा है ये रिपोर्टेड है, तो इन दोनों के बीच में जो आप यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे कनेक्टिव। अब कनेक्टिव बहुत सारे होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बता दिया है कि रिपोर्टेड पर ही ध्यान देना है। यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रिपोर्टेड का ही पूरा आपको ध्यान में रखना है। तो रिपोर्टेड के जितने भी सेंटेंस हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो रिपोर्टेड का सेंटेंस यदि साधारण वाक्य है, रिपोर्टेड का सेंटेंस यदि साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य का मतलब होता है एसर्टिव सेंटेंस, यानी एसर्टिव में सकारात्मक हो या नकारात्मक हो लेकिन प्रश्नवाचक ना हो। ASSERTIVE, एसर्टिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पर कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, दैट।
साधारण वाक्य जैसे आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, ये साधारण वाक्य है। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक ऐसे वाक्य ना हों। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों में आपको दैट। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो ये केवल ये वाक्य हों रिपोर्टेड, यानी उल्टे कामा के भीतर, उल्टे कामा के भीतर यदि इस प्रकार के वाक्य हों, इन दोनों को इकट्ठा साधारण वाक्य बोला जाता है, तो आप कनेक्टिव दैट का यूज़ करेंगे। और इसी के साथ मैं बदलाव भी बताऊंगा आगे। इसमें एक और होगा, रिपोर्टिंग में बदलाव होगा, लेकिन अभी इसको समझिए। रिपोर्टिंग का भी थोड़ा बदलाव आपको समझना है। अब चूँकि यहाँ पर नहीं आ रहा तो फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिपोर्टेड, और यहाँ पर कनेक्टिव। तो यदि आपका रिपोर्टेड प्रश्नवाचक वाक्य हो और सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। सहायक क्रिया मतलब होता है इज, एम, आर, डू, डज। माने रिपोर्टेड यहाँ होता है उल्टे कामा के भीतर, यदि यह वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। सहायक क्रिया का मीन्स ये आपका इज, एम, आर, डू, हैज़ इत्यादि बहुत सारी होती हैं। इनसे प्रारंभ हो तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर। इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी, WHETHER, इफ़ या वेदर। इफ़ अथवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? OR, WHETHER। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है सहायक क्रिया से प्रारंभ, दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो। तो यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो, तो यदि वाक्य प्रश्नवाचक कौन? रिपोर्टेड। यदि रिपोर्टेड में यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे? वही प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टिव होता है। वही प्रश्नवाचक शब्द जो आपके व्हाट, हु, हाउ, इनको आप प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो यदि वाक्य इनसे प्रारंभ हो रहा तो यही कनेक्टिव कहलाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिव कहलाएंगे, यानी कोई कनेक्टिव आप अलग से नहीं जोड़ेंगे। जैसे इनमें अलग से आप कनेक्टिव ले रहे हैं तो मतलब आप इन्हीं को कनेक्टिव मानेंगे, यानी आप कोई कनेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे अलग से।
इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वही प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टिव होता है, अलग से कोई कनेक्टिव आप नहीं लेंगे। यदि वाक्य शुरू हो रहा व्हाट तो कनेक्टिव हो जाएगा व्हाट, हु से प्रारंभ हो रहा तो कनेक्टिव हो जाएगा हु। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब रिपोर्टेड, ध्यान में रखिएगा, रिपोर्टेड को ही बदलना है। रिपोर्टेड में ही जो कुछ आपको देखना है, रिपोर्टेड को ही देख के आप कनेक्टिव क्या लगेगा कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर यदि रिपोर्टेड आज्ञा सूचक हो, आज्ञा सूचक यानी इम्परेटिव हो, इम्परेटिव हो, तो यहाँ पर आप कनेक्टिव तो नहीं माना जाएगा, लेकिन टू का आप यूज़ करेंगे। ये कनेक्टिव नहीं है, जो हम यूज़ करते हैं यह कनेक्टिव नहीं बोला जाएगा। लेकिन आप इसको याद रख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड जैसे लिखा है गो देयर, तो गो के पहले आपको टू लगाना है। तो आज्ञा सूचक में आपको कनेक्टिव टू का यूज़ करना है। अब यदि वाक्य आज्ञा सूचक को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, जिसमें कर्ता तुम छिपा रहता है लेकिन दिखता नहीं है, और वाक्य का अंत ओ अक्षर से होता है, जैसे जाओ, खाओ, आओ, कृपया आइए। इस तरीके के वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। इम्परेटिव में ऑर्डर भी दिया जाता है, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, खाओ। विनम्रता भी आप शो करते हैं, IMPERATIVE, ये भी है लिखने में इम्परेटिव सेंटेंस, तो टू का यूज़ करेंगे। अब यदि रिपोर्टेड विस्मयादि बोधक हो यानी आश्चर्य सूचक हो, आश्चर्य सूचक हो, या विस्मयादि बोधक हो यानी विस्मयादि बोधक वाक्य हो, विस्मयादि बोधक वाक्य हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य हो, तो कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, दैट। कनेक्टिव क्या यूज़ करेंगे, दैट। यदि आश्चर्य सूचक हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो कनेक्टिव आप यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आप कनेक्टिव यूज़ करेंगे दैट। अब यदि इच्छा सूचक वाक्य हो, वाक्य मैं आगे लिखवाऊंगा, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो यदि वाक्य रिपोर्टेड में यदि वाक्य इच्छा सूचक हो, इच्छा सूचक हो, इच्छा सूचक वाक्य को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव, ऑप्ट करना, यानी किसी को आशीर्वाद देना या कोई भी विश आप कर रहे हैं किसी को, तो एक तरीके से आपकी इच्छा है, ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर इच्छा व्यक्त करना ही आप, तो उसको आप बोलेंगे इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव, OP जैसे ऑप्शन, इच्छा पर है, ऑप्शन है, उसमें आपकी इच्छा है, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। कभी कभी टू का भी यूज़ कर लेते हैं कुछ सेंटेंसों में, माने कर्ता हटाकर मेन वर्ब के साथ, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपको पूरा ध्यान इस पर देना है, कनेक्टिव याद रखने में। यदि कनेक्टिव भूल जाएगा तो ज़्यादातर कनेक्टिव दैट का यूज़ होता है। आज्ञा सूचक में बस टू का यूज़ होता है, लेकिन एज अ कनेक्टिव आप इसको नहीं मानेंगे, एक तरीके से यह इन्फिनेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, ऑप्टेटिव में भी कभी कभी टू का यूज़ करते हैं। तो आश्चर्य सूचक वाक्य में, इच्छा सूचक वाक्य में, साधारण वाक्य में, माने सकारात्मक और नकारात्मक, इन सब में दैट का यूज़। और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से होते हैं, एक सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है और एक प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ होता है। तो जो वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होंगे तो उनमें कनेक्टिव आप क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। और रिपोर्टेड में ही ध्यान देना है,
और यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ हो तो कोई कनेक्टिव यूज़ नहीं करते हैं, अर्थात वही प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टिव होते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन रिपोर्टिंग में भी होता है, तो रिपोर्टिंग में कहाँ होता है वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग में जो आप रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं उसमें परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत चार्ट में बनवाए देता हूँ कि हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, इस तरीके से हाउ टू चेंज। अब रिपोर्टिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं। हाउ टू चेंज रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि ये आप मिस कर गए तो फिर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है तो कैसे चेंज करेंगे। तो हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब में वही आपका से होता है, से को ही चेंज करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टेड पर ही ध्यान रखना है। रिपोर्टेड पर आपको क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड का वाक्य कैसा है, रिपोर्टेड का वाक्य कैसा है। और इधर मैं लिख रहा हूँ सेड, SAID, ज़्यादातर सेड ही रहता है। तो यदि रिपोर्टेड साधारण वाक्य में है, साधारण यानी सकारात्मक और नकारात्मक, और लगभग सेड में आपको ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि साधारण वाक्य में है लेकिन यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इधर साधारण है रिपोर्टेड लेकिन सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे। ऐसा आप समझिए, उदाहरण मैं देता हूँ। ये तो रिपोर्टेड की बात हुई। रिपोर्टेड साधारण है, चूँकि यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा लिख दूँ, यदि रिपोर्टेड साधारण है और सेड प्लस ऑब्जेक्ट है तो कनेक्ट सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको लिखे देता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में ना आई होगी। जैसे ऐसे लिखा है, राम सेड आई एम गोइंग। तो यदि सेड बिना ऑब्जेक्ट के है, भले ये साधारण में है, तो आपको सेड को सेड में ही रखना है। लेकिन यदि ऐसे लिखा है, राम सेड टू मी, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर फिर आ गया आई एम गोइंग, तो यहाँ पर सैड को आपको बदल देना है टोल्ड में। मैं सैड को बदलना बता रहा हूँ आपको। तो रिपोर्टेड तो देखना ही है साधारण, तो यदि साधारण है रिपोर्टेड, लेकिन यदि रिपोर्टिंग के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बिना ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट, और ये है विथ ऑब्जेक्ट। तो विथ ऑब्जेक्ट जब रहेगा और इधर साधारण हो रिपोर्टेड, कंडीशन इधर से आपको देखना है, तो सैड को बदल देंगे टोल्ड में। तो ये सैड जब इनडायरेक्ट करेंगे तो सैड को बदल देंगे टोल्ड में और टू को हटा देंगे, मी को लिखेंगे। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। टेंस बदलेगा, मैंने बताया था कि इज एम आर प्लस मेन वर्ब और ING हो तो वॉज वर्ब और मेन वर्ब में ING लगा रहने देंगे। तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है। राम के अनुसार बदलेगा, राम एक नाम है यानी पुल्लिंग है ही, लेकिन अभी बदलना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव दैट लगेगा क्योंकि इधर सकारात्मक और नकारात्मक हो तो कनेक्टिव का दैट का यूज़ आप करेंगे। तो दैट ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। लेकिन अभी बात हो रही थी यदि
अगर माने साइड को बदलना है तो साइड को यदि आप साधारण रहेगा तो तभी बदलेंगे जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, तो टोल्ड में करेंगे। यदि साइड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो साइड को साइड में ही रहने देंगे। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ रिपोर्टेड। रिपोर्टेड में ध्यान रखना है कि यदि एस का यूज़ हो, मान लीजिए एस आपको दिखे, तो आपको जब इधर रिपोर्टिंग का जो आप वर्ब बदलेंगे यानी मेन वर्ब, तो यस आपको दिखे तो अफर्म्ड, ये सेकंड फॉर्म में ही होगा सैड आपका। यहाँ पर मैं सैड लिख रहा हूँ, ये सैड के लिए है, तो अफर्म्ड AFFIRMED अफर्म्ड करेंगे, असर्टेड करेंगे ASSERTED असर्टेड, एक्सेप्टेड ACCEPTED एक्सेप्टेड, या रिप्लाइड। यदि आपको रिपोर्टेड की तरफ एस दिखा, AFFIRMED या ASSERTED या ACCEPTED या REPLIED, कहीं स्पेलिंग मिस हो तो दोस्तों क्या होता है कि बताते वक्त मैं स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाने पर ध्यान दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, थोड़ा समझने में आप ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टेड में आपको नो दिखे तो आपको रेफ्यूज्ड, आपको जो सैड को बदलना है रेफ्यूज्ड, डिनाइड और रिप्लाइड इन निगेटिव। डिनाइड लिखेंगे DENID, या आप लिख सकते हैं रिप्लाइड इन निगेटिव यानी नकारात्मक उत्तर दिया, REPLIED रिप्लाइड इन निगेटिव। ये इधर है AFFIRMED अफर्म्ड, ASSERTED या ACCEPTED एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है यदि साधारण वाक्य इधर हो, कुछ नोटिस आप करिएगा। यदि साधारण वाक्य हो, मैंने बताया कि सेट को टोल्ड में बदलना है यदि साधारण वाक्य इधर हो और इधर रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट हो। लेकिन कभी कभी आपको साधारण वाक्य में जब होगा रिपोर्टेड की तरफ तो सर लगा रहता है, या योर मजेस्टी सर, मैडम, या योर मजेस्टी, MEJESTY आए तो आपको यहाँ पर टोल्ड रिस्पेक्टफुली लगाना है। टोल्ड रिस्पेक्ट, यहाँ पर डैश करके मैं नीचे लिख रहा हूँ FULLY TOLD टोल्ड, RESPECT रिस्पेक्टफुली, टोल्ड रिस्पेक्टफुली। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, RESPECT रिस्पेक्ट FULLY। तो यदि साधारण वाक्य में आपको इस तरीके से शब्द दिखें सर, मैडम, योर मजेस्टी, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब यदि आपका रिपोर्टेड ध्यान रखना है। रिपोर्टेड यदि प्रश्नवाचक है तो आपको सैड को आस्क्ड में बदलना है, ASKED सैड को आस्क्ड में बदलना है। या सर मैडम आपको आएगा तो इसमें भी आपको रिस्पेक्टफुली यूज़ करना है। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन किया सर मैडम या ये लगा के, तो आपको रिस्पेक्टफुली वर्ड इसके साथ जोड़ देना है, आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिपोर्टेड
और इधर लिख रहा हूँ SAID, यानी SAID किधर होता है, रिपोर्टिंग की मेन वर्ब है, रिपोर्टिंग की मेन वर्ब किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। अब इसके बाद ध्यान में रखना है, मैं फिर से यहाँ पर लिख दूँ कि यदि प्रश्नवाचक हो और सर, मैडम इत्यादि ऐसे शब्द लगे हों और रिपोर्टेड में इस तरीके से आप देखें तो आपको सैड को किस में बदलना है, आस्क्ड, आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, RESPECTFULL। अब आदेशात्मक हो वाक्य, मैंने बताया था कि वाक्य आज्ञा सूचक हो तो उसमें भी कई प्रकार से आपको दिखेगा। यदि आदेशात्मक आपको दिख रहा, आदेशात्मक आपको दिख रहा तो आप यहाँ सैड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, ORDERED, ऑर्डर्ड में, या कमांडेड में। कमांडर मान लीजिए आपको आदेश दे रहा तो आप बदलेंगे कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड में। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप सलाह दे रहे हैं, आज्ञा सूचक में ही सलाह दे रहे हैं तो आप बदलेंगे एडवाइज्ड में, ADVISED। और आप मान लीजिए आज्ञा सूचक का मतलब होता है जिसमें कर्ता तुम छिपा रहता है। जो भी वाक्य होते हैं वो ओ से अंत होते हैं, जैसे जाओ, खाओ। लेकिन यदि इस तरीके से वाक्य आए, प्रार्थना सूचक वाक्य हो, तो आपको यहाँ रिक्वेस्टेड में बदलना है, सैड को रिक्वेस्टेड। यही वाक्य जैसे कृपया आइए, तो यहाँ पर ये आज्ञा सूचक के ही अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्टेड, लेकिन आज्ञा नहीं दे रहा है, यहाँ पर विनम्रता से आपको आने के लिए बोला जा रहा, तो वहाँ पर सैड को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने विनय की, आज्ञा सूचक है, या आप सॉलिसिटेड भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं, सॉलिसिटेड या प्रेड, PRAYED। ये तीनों चीज़ें आप कब बोलेंगे, जब प्रार्थना सूचक आपको समझ में आए या विनय समझ में आए, विनय कर रहे हैं। अनुनय विनय आप जब करेंगे तो आपको इस तरीके से SOLICITED, यहाँ पर हो जाएगा SOLICITED, सॉलिसिटेड। अब इसके बाद यदि निषेधात्मक वाक्य हो, यानी कोई हमको रोक रहा है, आज्ञा सूचक में ही कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। तो यदि हमको रोका जा रहा है, निषेधात्मक हो, आज्ञा सूचक में ही निषेधात्मक हो, ये भी आज्ञा सूचक है में ही, आज्ञा सूचक का मतलब होता है कर्ता तुम छिपा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बात होती है, ये भी आज्ञा सूचक है। तो निषेधात्मक है तो आपको सैड को किस में बदलना है, फॉरबेड में, FOR, ये सेकंड फॉर्म है फॉरबिड का, FORBADE, फॉरबेड, FORBADE, या प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, प्रोहिबिटेड, या प्रिवेंटेड, PREVENTED, प्रिवेंटेड,
PREVENTED, प्रिवेंटेड में बदलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, निषेधात्मक में चूँकि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता यू छिपा रहता है तो डू नॉट लगा रहेगा। अब ध्यान ये देना है कि यदि कृपया करके कोई इस तरीके से अनुनय विनय रहेगा और डू नॉट लगा है तब तो आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, लेकिन यदि निषेध कर रहा है थोड़ा एक तरीके से कड़ाई के साथ निषेध किया जा रहा है, कोई भी चीज़ है या स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से फॉरबेड, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड लगेगा। क्योंकि इसमें भी नकारात्मक हो सकता है, प्लीज़ डू नॉट गो, तो प्लीज़ डू नॉट गो, तो यहाँ पर सैड को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब फिर आ जाती है बात, यहाँ पर रिपोर्टेड में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पर ये सैड। तो अब आप मान लीजिए कि आज्ञा सूचक है वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य है और उसमें एस शब्द आया है, कोई भी चीज़ आपको माने अलाउ कर दिया, तो वहाँ पर सैड को बदलेंगे अलाउड में। आप वाक्य देखेंगे आज्ञा सूचक है, यस है, और रिपोर्टेड का वो वाक्य एक तरीके से माने कोई भी चीज़ को हमको अलाउ कर रहा है, तो उसमें आप अलाउड का यूज़ करेंगे, सैड को बदल देंगे अलाउड में। और आज्ञा सूचक यदि लेट के साथ आए, आज्ञा सूचक यदि लेट के साथ आए तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे प्रपोज्ड, जैसे लेट्स गो, इस तरीके से वाक्य आए तो लेट का यूज़ आप यदि आप देख रहे हैं कि लेट युक्त आज्ञा सूचक हो, जो आज्ञा सूचक हो लेट युक्त हो, तो आप वहाँ पर किसी ने कहा लेट्स गो तो वह आपको एक तरीके से प्रपोजल दे रहा है कि चलो चले, तो वहाँ पर प्रपोज्ड, PROPOSED, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, SUGGESTED, SUGGESTED। दोस्तों मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर अलाउड का भी आप यूज़ कर सकते एक तरीके से, अलाउड। तो ये आपको रटरे नहीं है, आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। और लेट में आप रिक्वेस्टेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट के साथ भी रिक्वेस्ट होता है, कोई प्लीज़ कह रहा है प्लीज़ लेट्स गो, या लेट्स गो आपको उसका इंसिस्टेंस समझ में आ रहा है कि ये आग्रह कर रहा है, इंसिस्टेंस कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। अब यदि सर लगा है और वाक्य है आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक कई तरीके से होता है, सर लगा है और आज्ञा सूचक लगा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, रिक्वेस्टेड RESPECTFULLY, या आप लिख सकते हैं आस्क्ड, एक तरीके से कोई पूछेगा ASKED, आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, आस्क्ड इसके साथ आप लगा देंगे रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट RESPECTFULLY, आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। तो इस तरीके से ये आज्ञा सूचक वाक्य आपको ध्यान देने हैं। अब इसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य यदि होता है, विस्मयादिबोधक, इसका आप चिन्ह देखकर ही पहचान जाएंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य में चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन, ये ऐसे रहेगा, मोटा सा रहता है और नीचे बिंदी रहती है। हालांकि इसमें हर्ष, विषाद, शोक माने इस तरीके से हुर्रा या कोई भी चीज़ है तो इस तरीके से चिन्ह यूज़ करेंगे। तो विस्मयादिबोधक यदि रहेगा तो उसमें आपको
हर्ष के लिए अलग यूज़ करना पड़ेगा, विषाद के लिए अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हर्ष को लेता हूँ। यदि हर्ष आप शो कर रहे हैं, यानी आप कुछ चीज़ आश्चर्य कर गए हर्ष के साथ, आश्चर्य कर गए, या आपको अच्छा लग रहा है हर्ष के साथ आपको अच्छा लग रहा है, यानी प्रसन्नता, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे। सैड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड, CLAIMED, एक्सक्लेम्ड, इसके साथ लगाएंगे विथ जॉय, क्योंकि आपने प्रसन्नता व्यक्त की है, तो हर्ष रहना चाहिए, प्रसन्नता रहना चाहिए, उसमें भले आश्चर्य आपको लग रहा है। तो EXCLAIMED विथ जॉय। अब ये रिपोर्टेड में ही बात हो रही है कि रिपोर्टेड का ही वाक्य ऐसा होगा। तो रिपोर्टेड में यदि शोक आ गया, माने विस्मयादिबोधक वाक्य में ही शोक आ गया, ये चिन्ह से आप समझ जाएंगे। तो आपको सैड को किस में बदलना है? सैड को बदलना है विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो आप लिख सकते हैं, या सरप्राइज्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, विथ सारो का यूज़ करेंगे दुख व्यक्त करने के लिए। आपको शोक में उसमें दिखेगा एलास ऐसे करके, है ना, या आह, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो ये माने दुख के लिए। अब आह ज़्यादातर दुख के लिए ही आता है ना, तो आह का यूज़ कभी कभी प्रसन्नता में भी आएगा, पर वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा। पर एलास जो है ये दुख ही व्यक्त करता है। तो EXCLAIMED विथ SORROW, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। तो आह जब आए और उसमें दुख ना रहे, तो आप उसमें एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर दुख ना हो, माने दुख भरा सेंटेंस ना हो, है ना। ये एलास, कोई मर गया, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कोई भी चीज़ सरप्राइजिंग हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब इस तरीके से कोई चीज़ आ गई, बिल्डिंग आपने देखी, तो आप बोलते हो वाटर, तो यहाँ पर इसको प्रश्नवाचक ना समझिएगा, मैं इस तरीके से भी आपको बता रहा हूँ, इस चिन्ह को आप ध्यान में रखिएगा। व्हाट अ बिल्डिंग या व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, ऐसे करके वाक्य आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ही लगा सकते हो, दुख ना हो यही लगा सकते हो, या आप लगा सकते हो एप्रिसिएटेड, या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, APPRECIATED, एप्रिसिएटेड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें और कौन से हो सकते हैं? हाउ के साथ आप हाउ ब्यूटीफुल, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया हाउ ब्यूटीफुल और ऐसे चिन्ह लगा दिया, या इसके साथ कोई भी चीज़, कुछ गलत चीज़ कुछ भी, है ना, तो हाउ के साथ अक्सर कोई ना कोई वर्ड आएगा, लेकिन ये विस्मयादिबोधक आपको ध्यान रखना है, तो क्या लगा देंगे? एप्रिसिएटेड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब इच्छा सूचक यदि वाक्य है, इच्छा सूचक या शुभकामना आप दे रहे हैं, शुभ कामना, या आप बधाई दे रहे हैं, तो कांग्रेचुलेसन, तो बधाई में आप कांग्रेचुलेटेड भी यूज कर सकते हैं, कांग्रेचुलेटेड। शुभकामना है तो इसमें विश्ड या डिजायर्ड, WISHED, विश्ड या डिजायर्ड, DESIRED।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। मैंने बोला भी है, आपको समझाया भी है। जहाँ दिक्कतें हो चुकी, एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपको देखने में सुनने में तो नहीं होंगी, लेकिन देखने में हो सकती हैं। तो ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड का ही मैं लिख रहा हूँ, और ये सैड मैंने लिखा है, विश्ड, डिज़ायर्ड और कांग्रेचुलेटेड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि रिपोर्टेड में, ये आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, यदि रिपोर्टेड में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कहावत है। ट्रुथ का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल सत्य है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, तो उसमें फिर आपको, मैंने लिखाया नहीं है उधर, तो उसमें फिर टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है। और टेंस कब बदलना है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। टेंस कब बदलना है? जब सैड आपको दिखे। क्या दिखे? सैड, यानी रिपोर्टिंग मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? सेकंड फॉर्म में हो, तभी टेंस यानी मेन वर्ब। टेंस के अंतर्गत सहायक क्रियाएं, मेन वर्ब, ये सभी आती हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में हो यानी सैड हो, तो टेंस बदलना है। टेंस किसका बदलना है? रिपोर्टेड का। टेंस, तभी टेंस बदलना है। इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिपोर्टिंग, और यहाँ पर लिख रहा हूँ रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग की मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है यानी सैड है, तो इधर रिपोर्टेड के टेंस बदलना है, टेंस बदलना है। टेंस बदलने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी बदलेंगी, ये सभी बदलेंगी। क्या? रिपोर्टिंग मेन वर्ब जो हो सेकंड फॉर्म में हो। अब रिपोर्टिंग मेन वर्ब यदि सेकंड फॉर्म में है, लेकिन यदि रिपोर्टेड यूनिवर्सल में है या कोई कहावत है, इडियम्स, प्रोवर्ब हैं, तो भी टेंस नहीं बदलना है। इसमें ध्यान रखना है, टेंस नहीं बदलना है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलना है। भले मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, लेकिन यदि रिपोर्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, जैसे धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, या धरती अंडाकार है, या बहती गंगा में हाथ धो, ये कहावत आ गई, मेक ए वाइल सनशाइन्स, है ना। इस तरीके से कुछ भी है, कहावत है, तब भी आप टेंस नहीं बदलेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या विल, शैल ऐसे करके है, कौन? रिपोर्टिंग, तो भी टेंस नहीं बदलना है। किसका? रिपोर्टेड का। तो भी टेंस नहीं बदलना है, यानी टेंस नहीं बदलेगा और सब बदलेगा, लेकिन टेंस नहीं बदलना है। क्या नहीं बदलना है? यदि रिपोर्टिंग, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों
टेंस नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? यदि रिपोर्टिंग क्या हो जाएगी, विल या शैल में होगी, तो टेंस नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है। आपको इतना ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग मेन वर्ब विल, शैल और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टेड का टेंस नहीं बदलना है, यानी सहायक क्रियाएं नहीं बदलेंगी, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको पूरे रूल्स लिखवा दिए हैं, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं कैमरा में, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। धन्यवाद।